नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 116 हासिल करने वाले वलय वैद्य जी। वेलकम सर टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू। मैं वेले जी के बारे में सभी को बता दूं तो ही इज ऑलरेडी पोस्टेड एज एसडीएम इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, और साथ ही साथ ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और इनका हमेशा से सपना था एक आईएफएस ऑफिसर बनने का। तो चलिए सीधी बात करते हैं वलय जी से और जानते हैं उनका सफर यूपीएससी का। सर मैं शुरुआत करूंगी इसी से कि आपकी जो जर्नी रही है यूपीएससी 4 अटेम्प्ट की, वो अगर आप हम सभी को बता सके। मेरी ये जो जर्नी थी वो 2016 में चालू हुई आफ्टर माय ग्रेजुएशन। सो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम डीआईआईसीटी एंड आई डिड नॉट टेक एनी प्लेसमेंट्स, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आफ्टर दैट। और 2017 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें 3 मार्क्स से प्रीलिम रह गया। 18 वाला जो प्रीलिम्स दिया उसमें आई अपीयर टिल दी पर्सनालिटी टेस्ट, बट देन आई मिस्ड दी कट ऑफ बाय 15 मार्क्स। देन मूविंग फॉरवर्ड 2019 में जो रिजल्ट आया उसके बाद जो प्रीलिम्स होती है 2 महीने में, वो मेरी प्रीलिम्स वापस क्लियर नहीं हुई। उसके तो मैंने मार्क्स भी नहीं देखे क्योंकि आई वाज दैट वेरी लो पॉइंट इन माय लाइफ कि यार प्रीलिम्स भी नहीं हो रही है वापस। एंड आफ्टर दैट इन अगेन 2020 वाली जो प्रीलिम्स थी हैपेंड ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स दैट बेसिकली resulted into me getting a rank. And in between these UPSC examination I have written 2 GPSC CSE examinations, जहाँ पे फर्स्ट में अगेन फाइनल जो 2018 में 17 में एक्चुअली हुआ था जीपीएससी सीएसई 2017, उसमें आई अगेन मिस द फाइनल कट ऑफ बाय 7, and then again in second attempt in GPSC CSE I finally landed 21st rank and got into the Gujarat Administrative Service. So I have been working as SDM since last 2 years, और उस दौरान मैंने ये 2020 वाली एग्जाम दी थी CSE UPSC, so I finally succeeded. सर हमने कई बार ऐसे कैंडिडेट, ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट से मिले हैं जो ऑलरेडी जॉब में थे और इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया, बट आपके साथ एक बहुत स्पेशल बात है कि आप ऑलरेडी एसडीएम थे, कोविड का सिनेरियो था, एंड वी नो दैट हाउ मच वर्कलोड वाज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ आपने इस प्रिपरेशन को बैलेंस किया। तो मैं चाहती हूँ ये जिस तरीके से आपने बैलेंस किया और आप सक्सेसफुल भी हुए उसको आप बताएं। तो हाँ डेफिनेटली, मतलब एज यू सेड दैट मेनी पीपल हैव दिस एप्रीहेंशन, इवन आई हैड दिस एप्रीहेंशन कि यार अब मेरी जॉब लग गई, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि मेनी ऑफ द टाइम्स इन गवर्नमेंट जॉब मेनी पीपल थिंक दैट देयर इज नो वर्क इन गवर्नमेंट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन द गवर्नमेंट इफ यू वांट टू डू थिंग्स। सो आई कम फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ अ मेंटालिटी वेयर आई वांट टू वर्क। तो मैंने देखा है कि 8-10 घंटे दिन के निकल जाते हैं उसमें। और कोविड के टाइम्स में व्हेन आई वाज एक्चुअली गिवन कोविड ड्यूटी इन द फर्स्ट एंड द सेकंड वेव, both these waves, it was actually very hectic. तो but then what I saw was कि अगर initially I used to get frustrated कि मेरा टाइम बहुत जा रहा है ऑफिस में, I am not able to focus, I am not able to actually study the kind of material that we are given. But then something over the period of time, couple of months passed, then I realized that it is not just the books that I can study, but overall whatever that is going on around me in the administration, in whatever field that I'm working in, a COVID hospital for example. So there are many areas where I would be able to get something out of whatever that I'm doing. तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई इश्यूज है तो से GS4 का कोई क्वेश्चन है तो आई वुड नॉट हैव टू रीड सम नोट्स, आई हैव जस्ट सीन दिस इश्यूज कि रेड टेपिज्म है, मेरे पास फाइल पुटअप नहीं हो रही है, तो इसमें आई डू नॉट think that I had to then read any books to identify some of the issues, some of the possible solutions to these problems. So I think that helped. और overall मैंने क्या किया कि I knew that मेरा जाने का टाइम फिक्स है ऑफिस में कि 10 बजे मैं पहुंच जाता हूँ, बट मेरा आने का टाइम फिक्स नहीं था। एवरी डे ड्यूरिंग कोविड टाइम स्पेशली रात को 9-9:30 बजते थे हमें, वी यूज्ड टू हैव these core committee meetings, तो हम 10 बजे के पहले का टाइम मेरा है। So I used to wake up around 5:30 in the morning, at times 6 a.m. in the morning, and then I would ensure कि ये 3 घंटा ऑफिस जाने से पहले I would study, I would write answers, I would do whatever that I had to do to clear this exam according to the stage that I was preparing for. और उसके बाद जो ऑफिस का टाइम रहता है 8-10 घंटे, उसमें मैं जनरली ये करता था कि लोगों से मतलब कुछ भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो आई वुड गेट समथिंग आउट ऑफ इट। एंड एडिशनली से प्रीलिम्स का था, फर्स्ट वेव में जैसे प्रीलिम्स था तो प्रीलिम्स के मैं पेपर सॉल्व करता था ऑफिस में बैठे बैठे, कहीं टाइम मिल गया 10 मिनट तो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सो दैट आई मीन आई एम नॉट रियली वेस्टिंग माय टाइम इन द ऑफिस आल्सो. So I would be able to say gather around 1.5 hours from the office
फॉर प्रिपरेशन. एंड आफ्टरवर्ड्स 9 बजे के बाद का मेरा 1-2 घंटे का ऐसा था कि मैं घर पे आके भी 1-2 घंटे पढ़ लूंगा. तो इफेक्टिवली 5-6 घंटे की पढ़ाई आई यूज टू डू. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट yielded the results. I think I made sure कि मेरे आंख और कान खुले हो, मैं जहाँ पे भी बैठा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ. तो it is not, I'm not wasting my time by working say as an SDM or any post that I'm doing. जैसे हमारा एक इलेक्शन हुआ था, तो I was the returning officer. तो उसमें many issues that I encountered were very relevant to what we study in the chapters of elections. कि elections में issues क्या आते हैं, model code of conduct, how is it not effective? Because I was the one implementing it. तो मुझे समझ आ रहा था कि हाँ इतने इतने issues हैं. These are the gray areas, these are the issues. तो इसके ये solutions है. तो of course मेंस तब हो चुकी थी, but फिर इंटरव्यूज में भी तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. तो I was basically making sure कि अगर मुझे ऐसा इंटरव्यू में कहीं पे क्वेश्चन आ गया based on my profile, so I would have the answers for it. So I think that worked. विजिलेंट रहना इस पूरी प्रिपरेशन में, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, और अगर जो वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है वो भी अपने सराउंडिंग से चीजें कैसे इनवाइट कर सकते हैं, एंड हाउ टू इंक्लूड यूपीएससी सिलेबस इन टाइम टेबल, जैसे हमने कहा. हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो आपने बोला ना कि जैसे एक वेरी फ्रैंकली मैं अगर बताऊं तो हम नॉर्मली ये करते हैं कि कोई भी टॉपिक आए, मेनली सोशल इश्यूज पे जो टॉपिक्स है, या फिर कोई ओवरऑल अर्बनाइजेशन इश्यूज है, हेल्थ एजुकेशन के जो GS2 के इश्यूज है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, ये सब इश्यूज में वी रिलाई टू मच ऑन आवर नोट्स एंड थिंग्स दैट वी हैव रेड. तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे आसपास ही हो रही है. जैसे अर्बनाइजेशन के इश्यूज है, सो इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ से दिल्ली, सो वी वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई. अगर हम ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, पॉल्यूशन का इशू है, बहुत कंजेस्टेड स्पेसेस है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और ये सारे इश्यूज जो है, दीज आर दी अर्बनाइजेशन इश्यूज. हेल्थ सेक्टर, वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा है. कोई ओल्ड राजेंद्र नगर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो वी वुड सी कि वो वहाँ पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा और वहाँ पे 1,000-2,000 रुपए खर्च करके ही आएगा. तो ये हेल्थ सेक्टर का इशू है वहाँ पे. अर्बनाइजेशन का अगेन वो पार्टी है. तो आई थिंक अगर हमने नॉर्मल ये चीजें ऑब्जर्व कर रखी हो, जो एक्सपीरियंस कर रखी है, तो वी वुड बी एबल टू आंसर लॉट मेनी सच क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, हम जैसे मैं कोविड सेकंड वेव में आई वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ कोविड हॉस्पिटल. तो उसमें आई डिड नॉट रियली हैव टू गो एंड रीड अबाउट द हॉस्पिटल के और हेल्थ सेक्टर के इश्यूज. आई जस्ट हैड टू ऑब्जर्व कि हाँ मेरे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, मेरे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उसमें मेरे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है कि अगर मेरे पास कोई बंदा आता है कि भाई मुझे सांस चढ़ रही है, तो मैं वहां पे उनको इंक्यूबेट या कुछ भी कर सकूं. आई हैव टू गेट देम हियर. आई डू नॉट हैव द एडिक्वेट मैन एंड मटेरियल टू इंश्योर दैट माय पेशेंट्स आर टेकन केयर ऑफ इन अ एडिक्वेट एंड इन अ वेरी नॉर्मल मैनर. और मैं नॉर्मली जो मैगजीन्स या जो हमारे मटेरियल है, स्टडी मटेरियल्स, उनका यूज इसीलिए करता था कि ये जो जो चीजें मैंने ऑब्जर्व कर रखी है उनको सब्सटैंशिएट करने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स है, कि मान लो WHO बोलता है कि 300 डॉक्टर्स या 300 नर्स होने चाहिए इतने पेशेंट्स पे, इतने पॉपुलेशन पे, बट हमारे पास कितनी है वो जानने के लिए आई यूज्ड टू बेसिकली रीड दीज मटेरियल्स. बट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मेरी देख के, समझ के और एक्सपीरियंस करके बहुत सारी चीजें आ गई थी. तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारी चीजें हमारे साथ ही हो रही है. विमेन एम्पावरमेंट का इशू है, इफ अ वुमन इज राइटिंग दैट आंसर, शी डज नॉट हैव टू रीड. She has been through it all her life, right? So I think that is how, and probably that is how they also write these answers. They do not have to go through any material to see that how the women are oppressed in the country or in this society. So that is how it is, because there are some experiences that we come from, there are some things that we have been to, and some of the things that we have seen. So I think ये इस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो बहुत इजी रह जाता है. और जॉब के साथ और इवन अदरवाइज, मतलब इफ समवन इज नॉट डूइंग द जॉब, वो काफी सही रहता है कि कम एफर्ट में बहुत सारी चीजें इंटरनलाइज हो जाती है. सर, जिस तरीके से आपने डिफाइन किया, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो यूपीएससी प्रिपरेशन है उसको एक नए नजरिए से देखेंगे, ना कि सिर्फ एक नोट्स पे रिलाई करके और जो भी स्टडी मटेरियल्स उनके पास हैं, बट कितना विजिलेंट रह सकते हैं, कितना ऑब्जर्वेंट रह सकते हैं. अब सब प्रिपरेशन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो आपका वर्क प्रोफाइल था वो एज एन एसडीएम था और आप हमेशा से एक आईएफएस बनना चाहते थे. कई बार ऐसा होता है कि व्हेन वी लैंड अप इनटू अ वेरी स्टेबल जॉब दैट इज वेरी रिस्पेक्टेबल, तो शायद जो हमेशा से सपना था वो कहीं ना कहीं एक दब जाता है. हाउ डिड यू सस्टेन योर इंटरेस्ट फॉर बीइंग एन आईएफएस ऑफिसर, और क्या मोटिवेशन था आईएफएस ऑफिसर के पीछे? तो मेरा क्या था कि व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन 2016, so I started for UPSC, not GPSC. GPSC was along the way, it was my plan B, which I happened to succeed before the plan A, because the plan A did not succeed initially.
So first of all was that I did not start for GPSC. I had started for UPSC and I had to achieve it. Secondly, मेरा motivation ये था कि मेरी life में overall अगर आप देखें मेरी journey since the standard 1 and schooling, तो मैंने national level exam में कभी कोई अच्छा rank नहीं लाया है. मैंने state level exam पे I have always topped, but national level exams पे I had never really scored well. ना मैंने JEE दी थी. AIEEE में मेरा 23,000 रैंक आया था. ऑफ कोर्स स्टेट कोटा में मुझे आई गॉट द एडमिशन. स्टेट में मेरा अच्छा रैंक था, बट ओवरऑल अगर नेशनल कोटा में हो तो मुझे 5,000 रैंक और अच्छी लानी होती अगर नेशनल कोटा में मुझे एडमिशन चाहिए होता. तो दिस मोटिवेशन हैड ऑलवेज बीन देयर कि यार मैं क्यों नहीं निकाल सकता कोई नेशनल कोटा वाली एग्जाम, कोई नेशनल लेवल एग्जाम. सो दैट वाज अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर की. और एक वो होता है ना कि तो अब ये करना ही करना है, कुछ भी हो जाए. सो आई थिंक दैट वाज वेरी sort of motivating factor in this regard. और ओवरऑल मेरा ये रह गया था कि जैसे I had a good job, but then see there are always some issues professionally in a state service. So that was always back of my mind कि नहीं मुझे जाना है, I need to aim better, because if someone is a regular recruit in all India service or in central service, it is always going to be better, the career projection and everything. So I think these are some of the factors that kept me going. And basically I happened to ultimately get the results. सर ये हमने बात कर ली किस तरीके से हाउ डिड यू सस्टेन योर इंटरेस्ट फॉर बीइंग एन आईएफएस ऑफिसर. जब हम यूपीएससी सीएससी की बात करते हैं तो एक थीमेटिक स्टडी उसको किस तरीके से करते हैं? तो जैसे मुझे लगता है कि हम नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं कि सिलेबस बाय सिलेबस या फिर बुक्स बाय बुक्स पे जाते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री है तो जैसे एनसीईआरटी पढ़ ली या फिर स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ ली, पूरी पढ़ ली. तो जैसे मेरा ये रहता था कि इनिशियली फर्स्ट कपल ऑफ अटेम्प्ट्स आई आल्सो डिड दिस, बट इस अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया. मेरा थोड़ा ये जो प्रोसेस था उसको मैंने मॉडिफाई उस हिसाब से किया कि कम मेहनत में थोड़ा ज्यादा हो जाए, क्योंकि टाइम तो था नहीं जैसे मैंने बताया. तो मैंने थोड़ा थीमेटिक स्टडी चालू किया कि अगर मान लो मुझे थीम्स मालूम है ओवरऑल कि मान लो लैंड डिग्रेडेशन इंडिया में हो रही है, तो मुझे लैंड डिग्रेडेशन का मालूम है कॉजेस, व्हाट आर द पॉलिसीज दैट आर गिवन बाय द गवर्नमेंट, व्हाट आर द अदर एनजीओस दैट आर डूइंग इन दिस मैटर, एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डूइंग एनी वर्क इन दिस रिगार्ड और सो ऑन. ओवरऑल मुझे अगर मान लो इस टॉपिक पे कुछ चीजें मालूम है थीम वाइज, तो कुछ भी घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन आएगा आई वुड बी एबल टू हैंडल. If I know some topic with regards to water conservation, anything that is asked वो पेरिफेरी में वही होगा कि रीजंस पूछे होंगे या फिर सॉल्यूशंस पूछे होंगे या फिर उसके कोई रिपरकशंस पूछे होंगे. तो थीमेटिक नोट्स मैंने थोड़ी बनाई और थोड़ी ओवरऑल मैंने प्रिपेयर इस हिसाब से किया इंटरनेट की मदद से कि आई वाज एबल टू सी कि मुझे सारे थीम्स पे मुझे बहुत सारे रेडीमेड आंसर्स थे. जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में इस बार GS1 में GS3 में देयर वर लॉट मेनी क्वेश्चंस. तो because I had read a lot about thematically a lot about renewable energy and solar in particular, I was able to answer it very easily. और इससे क्या होता है कि वहां पे सोचना नहीं पड़ता है एग्जाम में, क्योंकि these exams are very lengthy. I mean the papers are such कि लोगों के खत्म भी नहीं होते पेपर्स. तो अगर हमारे पास एडवांटेज है कि हमने वो टॉपिक प्रायर, if we have actually prepared it prior to the examination, we would just have to write. We would not have to think even an intro for the same. तो मुझे लगता है कि वो थीमेटिक स्टडी का ये रहता है कि सारे टॉपिक्स में जो थीम्स है वो आइडेंटिफाई करके उसके नोट्स बना लो या फिर कहीं इंटरनेट पे मिल रहे हो कहीं पे भी, मतलब तो वहां से वो कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर लो. तो वो ओवरऑल आई थिंक इट जस्ट हैपेंस. फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं एक एग्जांपल लेकर आपसे ये चीज पूछूं कि आपने किसी थीम के नोट्स बनाए और क्वेश्चन उस थीम से मिलता जुलता आ रहा है, यू हैव ऑलरेडी रेडीड द मटेरियल, लेकिन जब एग्जामिनेशन है तो उसको किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड है वो वेरी कर सकती है जिस थॉट से आपने उस नोट्स को बनाया होगा. हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि कई बार होता है कि हमने कुछ और नोट्स बनाए थे, आ गया कुछ और. बट इफ वी हैव रेड कॉम्प्रिहेंसिवली ऑन अ थीम, हो सकता है नोट्स ना बनाए हुए बट एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन होती है चीजों के बारे में, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि लोग ने इतने साल, नॉर्मली बहुत कम बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी ऐसा होता है कि रात भर में नहीं निकल जाता. उन्होंने भी 2-4 साल की बैकग्राउंड मेहनत की होगी, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा तो उसमें निकला होगा. तो वो जो 3-4 साल की जो सबकी मेहनत रही है उसमें उतना अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि ओवरऑल पूछा गया है अगर सीरियस कैंडिडेट है तो उसमें मैं नॉर्मली ये करता था कि जब मेरी थीमेटिक बेस्ड नोट्स है वही पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ, है ना. और अगर वो नहीं हुआ तो वहां पे देखो कि एक्चुअल पूछा क्या है, और अगर गेस वर्क ही करना है तो इंटेलिजेंट गेस वर्क करो कि जो तुम्हारे पेरिफेरल नॉलेज है, जो तुमने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में या यही टॉपिक के बारे में अलग अलग कुछ पढ़ा है, कहीं पे कोई बुक किताब पढ़ ली उसमें पढ़ा है या कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा है या ओवरऑल तुमने ऑब्जर्व किया है,
वो उस हिसाब से आई यूज्ड टू राइट आंसर्स. बट नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए हो थीम वाइज तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चंस वही है, एनालाइज, कोई भी चीज में क्रिटिकली एनालाइज और ये कमेंट और यही वगैरह होता है. तो आई डू नॉट थिंक दैट इट डिफर्स मच फ्रॉम द थीमेटिक नोट्स दैट पीपल जनरली रीड. तो ये तो थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग की बात हो गई. हम हमेशा बात करते हैं और हमने बात करते हुए सुना भी कि स्मार्ट वर्क. सो अगर हम स्मार्ट वर्क की बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली इज स्मार्ट वर्क इन योर प्रिपरेशन? स्मार्ट वर्क में मुझे लगता है कि स्मार्ट वर्क तभी पॉसिबल है, पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा. तो नॉर्मली इफ योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, इफ योर बेसिक्स आर स्ट्रांग, देन वन कैन डेफिनेटली मूव टू द स्मार्ट वर्क एस्पेक्ट ऑफ इट. तो स्मार्ट वर्क में मेनली ये रहेगा कि जो जो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज. सब पढ़ने का कुछ मतलब नहीं है, तुम आइडेंटिफाई करो कि जैसे आई न्यू दैट माई स्ट्रॉन्ग एरियाज वर GS2 एंड GS4, तो मुझे उसमें उतनी आंसर राइटिंग नहीं करनी पड़ेगी जितनी मुझे GS1 और 3 में करनी पड़ेगी, बिकॉज माई फंडामेंटल्स वर ऑल्सो नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इन दोज टू सब्जेक्ट्स. तो पहले वो आइडेंटिफाई करो. सो दैट इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग स्मार्ट, यू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज इन योर मिस्टेक्स. देन सेकेंडली यू आइडेंटिफाई कि जो वीक एरियाज है उसको ओवरकम कैसे करेंगे. तो जैसे नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है कि वर्ल्ड, जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री का कोई आंसर है, तो एवरीवन नोज मॉडर्न हिस्ट्री, सबने पढ़ रखी है, सबको मालूम है, ओवरऑल बोलने में सब बता देंगे क्या ऐसा ऐसा हुआ था. बट एक्चुअली आंसर में कैसे प्रोड्यूस करना है. एंड व्हाट आई फील इज दैट GS1 वैसा टॉपिक सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत बार नॉर्मल जो GS2 और GS4 या GS3 में जैसे आंसर लिखते हैं उससे थोड़ा अलग हो जाता है. तो उसमें वो आइडेंटिफाई करो कि क्या पैटर्न रहती है, कैसे आंसर लिखने हैं इसके. तो second smart work that I did was I did not really focus much on reading GS1, rather writing GS1, क्योंकि GS1 का बेसिक थीम्स मुझे मालूम थी कि ये विमेन एम्पावरमेंट के इश्यूज पूछ रहे हैं, अर्बनाइजेशन के इश्यूज पूछ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के इश्यूज पूछ रहे हैं. तो व्हाट आई डिड वाज ग्लोबलाइजेशन के इश्यूज, से फॉर अ वुमेन, फॉर अ मैन, फॉर अ फैमिली, फॉर एन ओल्ड एज इंडिविजुअल, फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ चिल्ड्रन, तो ये सारे मैंने एनालाइज करके नोट्स बना ली थी, ताकि मेरे पास जब भी क्वेश्चन आए तो आई एम बेसिकली रेडी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इवेंचुअलिटीज. क्या ये मैंने प्रिपेयर कर रखा है. सो दैट वाज वन. और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगेन बीइंग विजिलेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्मार्ट वर्क, क्योंकि उससे ये रह जाता है कि बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं पढ़नी पड़ती क्योंकि तुम आइडेंटिफाई कर ही लेते हो. एंड आई डू थिंक दैट मेनी पीपल एक्चुअली डू दिस, बट मुझे लगता है कि इतना ज्यादा नहीं करता था. सो दैट आई स्टार्टेड डूइंग इन माई लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. आफ्टर इनफैक्ट माई जॉब ऑल्सो प्लेड अ वेरी ह्यूज रोल इन दिस, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है तो यू हैव टू रिलाई ऑन दीज फैक्टर्स. तो वो है थोड़ा. तो आई थिंक इफ वी आर एबल टू डू दीज 3-4 थिंग्स, देन दैट आई थिंक काउंट्स एज स्मार्ट वर्क. बट ये तभी काम करता है जब तुम्हारे फंडामेंटल्स और बेसिक स्ट्रॉन्ग हो. अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है बट तुम कोई बोल रहा है कि नहीं डीडी बासु अब नहीं आ रही मुझसे, सो आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीड दी एनसीईआरटीज. सर, आपने जेएस पेपर 4 की बात की. आप ऑलरेडी एक सर्विसेज में थे जो आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस दे रही थी डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज का. तो मैं चाहती हूँ आप बताएं कि किस तरीके से केस स्टडीज सॉल्व करनी चाहिए एग्जामिनेशन में. तो मेरा सिंपल फंडा रहा है केस स्टडी सॉल्व करने का कि फर्स्ट ऑफ ऑल सी वी डू नॉट हैव टू रीड एनीथिंग टू बेसिकली सॉल्व केस स्टडीज. केस स्टडी वैसी चीज है कि जो नॉर्मल सिनेरियो है तुम इमेजिन करो और उस हिसाब से आंसर करने कि तुम अगर होते तो क्या करते, और एक्चुअल सिनेरियो में अगर तुम होते अपार्ट फ्रॉम द केस स्टडीज तो क्या करते. तो पहले तो वो एक थॉट प्रोसेस लाने की जरूरत है. तो मैंने वो बहुत सारे, जैसे मान लो 100 जितने केस स्टडीज मैंने सॉल्व किए थे पेपर्स के पहले, मेरी पहली मेंस के पहले, व्हेन आई अपीयर्ड फॉर CSE 2018, उसमें मैंने थोड़ा ये किया था, तो ग्राउंड वर्क अपना हो गया था. सेकेंडली जब भी मैं कोई केस स्टडी अप्रोच करना चालू करता था, तो even though they have not asked, I would write two things compulsorily. First of all, the stakeholders and the ethical issues involved. If they have asked it, मैं as part of the question लिख दूंगा. If they have not asked it, I would just randomly write पहले ही कि भाई ये issues है ये case study में, and then I would start addressing the actual questions that are asked. दूसरा मैं ये करता था कि whenever we are asked to actually take a step and take a decision कि ये options है, तुम कौन सा option choose करोगे. तो जो normally लोग क्या करते हैं कि चूज करते हैं ऑप्शन, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी लिख देते हैं, बट एक्चुअल रीजंस नहीं बताते कि ये क्यों कर रहे हो, व्हाट आर द एथिकल रीजंस बिहाइंड इट, व्हाट एक्चुअली मेड यू डू इट. इज इट जस्ट द कंसिडरेशन कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट देयर आर आल्सो सम इनहेरेंट इनर यू नो कंपास दैट इज गोइंग टू गाइड यू कि हाँ भाई ये लीप ऑफ फेथ में कर रहा हूँ या फिर दिस इज जस्ट बेसिकली आउट ऑफ माय मोरल्स कि नहीं ये करना है. और थर्डली मैं ये याद रखता था केस स्टडीज में बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस कि कुछ भी हो जाए लॉ नहीं टूटेगा. Even though it is a matter of life and death, I would still follow the law. Of course, I would go beyond the law based in my personal capacity to help
an individual, but I would not bend or break the law. अगर किसी के पास, मेरे को मालूम है कि यहाँ पे हंगर डेथ हो सकती है, बट मैं उसके पास राशन कार्ड नहीं है तो मैं उसको नहीं दूंगा राशन। मैं क्या करूंगा, खुद से खरीद लूंगा 100 रुपए का, उसको दे दूंगा मेरी जेब से। दैट इज अ बेटर वे टू गो अबाउट इट, बिकॉज द गवर्नमेंट इन a government, law is supreme. We have to follow the law. तुम्हें इशू है लॉ से, तुम लिख के आगे रिप्रेजेंटेशन करो। उसका राशन कार्ड नहीं है, उसकी बनाने की प्रोसेस यू कैन ऑलवेज स्पीड इट अप, बट यू कैन नॉट ब्रेक द लॉ। अगर स्कीम नहीं है उसको देने की फिर भी दे रहे हो, दैट इज बेसिकली एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स, right? So that is not something that is advised. So never break the law. You go take a leap of faith, you do whatever that you do want to do in a personal capacity, but never break the law. और दूसरा क्या होता था कि जैसे इस बार 2-3 केस स्टडी ऐसी आ गई थी। एक तो कोविड पे केस स्टडी थी, माइग्रेंट क्राइसिस पे। तो आई हैड इन फर्स्ट वेव माइग्रेंट क्राइसिस जब था, तो वी हैड टू अकोमोडेट nearly 300 migrants in 2 schools. So I had seen the problems and I had seen the kind of steps that we had taken. तो उसमें भी यही था, we did not have the grant. Even though the government treasury has the money, we cannot spend it because there is no, as such, any scheme that was for them, because it was very initial stages. No one knew what to do, right? Including the government, including the people, no one knew. But what we had to do is, we had to rope in the NGOs. We had to rope in the gram panchayats. जिनके पास freedom होती है ये सब करने की. NGOs के पास, they want to do the humanitarian work, right? So we engaged some NGOs, we engaged some companies who were able to, channelize their CSR funds and so on. So ultimately, हमने pool of funds करके we used to feed them. So we fed them for I think 10 days or so. और वहाँ पे जो issues थी मैंने लिखी कि ये issues आ रही थी. So there were 2 kinds of migrants, right? Some were children, some were men, some were women. So normally men, but not very problematic, क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन्स होते थे। तो वो क्या होंगे, उनका टाइम पास हो जाएगा पूरा दिन, 7 दिन अगर उनको रखा है, उनका टाइम पास हो जाएगा, चार्जिंग वार्जिंग करते रहेंगे, ये वो इंटरनेट पे कुछ गाना वाना सुनेंगे, हो जाएगा। विमेन जो थे, अंडर प्रिविलेज विमेन, माइग्रेंट विमेन, दे वुड नॉट हैव द मोबाइल फोन्स, तो उनका दे वुड गो इन डिप्रेशन। तो मैंने जिनसे बात की थी, मुझे लगता था कि सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे फीमेल्स की है, तो हमने टीवी सेटअप कराया था वहां पे कि इनका कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। मेल मेंबर्स तो कर रहे हैं टाइम पास अपना, पर फीमेल मेंबर्स का क्या, वो भी 50% है यहाँ पे। तो वी सेटअप टीवीज। सो आई रोट दैट इन दी केस स्टडी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो भाई टीवी लगाओ, ये करो, वो करो। सम ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट आई हैड एनकाउंटर्ड इन माय से इन न्यूज़पेपर्स देन कि ये डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है, तो ये सब लिख दिए कि ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं जो ये डिस्ट्रिक्ट ने किया। जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट ने 1-2 इनिशिएटिव्स लिए थे। सो वी सी आई वाज द वन हु वाज हेडिंग दैट इनिशिएटिव। सो वी हैड माइग्रेंट क्राइसिस और ये सब हुआ ना, तो उसमें एल्डरली होंगे, ये होंगे, उनको ट्रैक करने के लिए वी हैड डेवलप्ड दिस सॉफ्टवेयर, पार्टिसिपेटरी कोविड मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो सॉफ्टवेयर का मैंने एग्जांपल दे दिया कि पंचमहल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया था, तो ये भी कर सकते हो। बिकॉज आई मीन ऑफ कोर्स दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट वी हैड टेकन एंड वी कैन ऑलवेज मेंशन इट। तो दिस इज समथिंग दैट वी डिड। तो आई थिंक ऐसे थोड़ा रियल लाइफ करना चाहिए, और ओवरऑल कोई भी सिचुएशन में खुद को डाल के देखो कि तुम क्या करोगे और वो लिख दो। पर ये पैरामीटर्स याद रखने की लॉ नहीं टूटेगा, पहले स्टेक होल्डर्स और एथिकल इश्यूज लिख दो, और ओवरऑल जो भी तुम डिसीजन ले रहे हो उसके एथिकल रीजंस बताओ कि क्यों ले रहे हो, एंड यूज कोट्स, any theories that you have. Say for example, if I have to take an ethical decision, that is my categorical imperative, as Immanuel Kant says। GS4 में जो पढ़ रहे होंगे उनको मालूम होगा कि ये है। तो वो लिखो ना कि I would take this decision because it is my categorical imperative। नॉर्मल लोग एनालिसिस एकदम मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं, थोड़ा एथिकल एनालिसिस भी करो सिंस इट इज एन एथिकल केस स्टडी। तो ये करना चाहिए आई थिंक। और ओवरऑल जितने ज्यादा केस स्टडी लोग सॉल्व करेंगे उतना फायदा होगा। तो ये करना चाहिए डेफिनेटली। खुद को वहां जाके देखो, कोई भी न्यूज़पेपर में आ रहा है कि वहां पे एसडीएम ने लाठीचार्ज करवा दिया, तो तुम होते तो क्या करते? अगर तुम्हें उसका आंसर मिल रहा है ढंग से, एक मिडिल पाथ मिल रहा है अच्छे से, जहाँ पे सब स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट हम बैलेंस आउट कर पा रहे हैं, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। इफ यू आर एबल टू डू दैट, यू आर एबल टू राइट गुड आंसर्स एंड गुड केस स्टडीज। आई थिंक दैट वाज माय ओवरऑल स्ट्रैटेजी। सर, आपने बहुत ही अच्छे से किस तरीके से एक केस स्टडी को सॉल्व करने का एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए उसको आपने समझाया, और डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंसेस आपको काफी हेल्प किया केस स्टडी सॉल्व करने में। सर, किस तरीके से स्टडी आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी? जो मैं स्टडी आईक्यू यूट्यूब वीडियोस जो आप बनाते हो, तो मैं नॉर्मली क्या करता था कि कोई टॉपिक है, मुझे एकदम समराइज, मुझे ज्यादा यूट्यूब वीडियोस में देखता नहीं हूँ,
क्योंकि मैं ज्यादा यूट्यूब खोलता नहीं हूँ, मुझे पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, बट कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बहुत लेंथी होंगे पढ़ने में, थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि कोई समझा दे यार फटाफट 2-4 मिनट में। तो वैसी चीजें मैं गूगल मतलब नॉर्मल यूट्यूब पे सर्च करता था कि ये कोई टॉपिक, फिर पीछे लिख दूंगा यूपीएससी, तो यूपीएससी वाले रिलेवेंट कंटेंट आ जाएगा। तो उसमें बहुत बार मैं करता था कि स्टडी आईक्यू के वीडियोस देख लिए, कई बार मैं राज्यसभा टीवी के देख लेता था। तो ऐसे 2-4 मेरे सोर्सेस थे जहाँ से मैं शॉर्ट नोट्स और मतलब ओवरऑल टू गेट एन आइडिया कि हाँ ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, क्या चल रहा है न्यूज में। तो आई यूज टू यूज इट लाइक दैट। सो आई थिंक दैट इज हाउ इट हेल्प। सर हम सेशन के एंड में आ चुके हैं, हमने कई सारी बातें की, थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग पे बात की और किस तरीके से आप सिलेबस में अपनी दिनचर्या में जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको इनकलकेट कर सकते हैं। कुछ फाइनल टिप्स आप देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को? मैं तो यही बोलूंगा कि पहले तो गेस वर्क स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज द काइंड ऑफ प्रीलिम्स दैट इज नाउ बीइंग आस्क्ड, द क्वेश्चंस, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी पावरफुल गेस वर्क. So for that, practice as many questions as possible. Secondly, make sure that you develop a hobby during the process because it's a marathon, it's not a sprint. तो अगर 2-3 साल लगा रहे हो तो कुछ हॉबी भी परसू कर लो. बी केयरफुल अबाउट योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ. लोगों को बैक पेन के इश्यूज हो जाते हैं, लोगों को चश्मे वश्मे आ जाते हैं, तो ये सब मुझे तो नहीं आए उससे तो पहले से, बट मतलब ये सब होता है लोगों का, है ना. तो उस वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, बिकॉज इफ यू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ लॉट में, मतलब इफ यू एक्सरसाइज डेली और कुछ भी थोड़ा बहुत करते हो तो उससे इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर मेंटल हेल्थ. देन आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप दैट आई वुड वांट टू से इज दैट ट्रस्ट द प्रोसेस. इंश्योर कि आप, हाँ ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू सी कि हाँ तुम्हें ये रैंक लानी है, ये सर्विस चाहिए, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट रियलिस्टिक स्मॉल गोल्स. अगर कोई रैंक 1 के सपने देखता है तो आई एम प्रीटी श्योर शुभम कुमार ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मैं रैंक 1 लाता हूँ. उसने यही सोचा होगा कि मैं आज का कर लेता हूँ ढंग से, कल का ढंग से कर लेता हूँ, 5 दिन बाद मेरे जो गोल्स है वो अचीव कर लेता हूँ, तब मेरा रैंक 1 आएगा ही आएगा. तो आई थिंक दैट इज हाउ इट इज easy to achieve your goals. You set smaller targets, achieve them, feel good about them, and I think learn in the process. और ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि इट इज ओके टेक ब्रेक्स, राइट, हैव अ प्लान बी आल्सो इन माइंड कि तुम क्या करोगे अगर ये एग्जाम नहीं हुआ. इसके पीछे आई मीन सी इट इज जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस एग्जाम, इट कैन नॉट बी योर लाइफ एज सच, राइट. सो डू नॉट फील गिल्टी व्हेन यू वॉच अ मूवी during the preparation because it is very normal. I used to feel guilty for like many 3-4 years after the until 2020 कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि यार मैं पढ़ नहीं रहा हूँ. पर ठीक है, पढ़ने के टाइम पढ़ भी रहा हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. इट नीड्स टू बी सेपरेट. और ओवरऑल जस्ट बी नॉर्मल, बी यू, डू नॉट be very artificial in your understanding, but develop a good communication skills over the period of time. It is very important, not just in an interview but also in life and as an officer or everywhere, because ultimately you have to convey the message. So if you do not have a very strong or very lucid way of communicating, it would not be very useful. I mean, you would not be very productive in your approach. So please do that. So I think these are some of the things that I have to say. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्पीकिंग टू अस इन वेरियस टॉपिक। और जो भी टिप्स आपने दिए मुझे लगता है बहुत ही यूजफुल रहेंगी। और जैसे पहले भी मेंशन किया था और मैं फिर से ही मेंशन करने वाली हूँ कि जिस नजरिए से आपने बताया बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि यूपीएससी का आईना क्या है और उसको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन में उतारना है। थैंक यू सो मच सर, एंड द एंटायर टीम विशेस यू गुड हेल्थ एंड गुड लक.